हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। आज मैं लेके आ गया हूँ ओवरलोड ऑफ इंसेक्ट का और एक नया वीडियो। तो गाइस, मुझे पता है कि मैं बहुत लेट से वीडियो डालता हूँ, तो मैं करूँ भी तो क्या गाइस, तुम लोग अच्छे से सपोर्ट नहीं दिखाते हो गाइस। हमारे चैनल पे मेंबरशिप बहुत पहले से ही एक्टिव है, तो तुम लोग चाहो तो हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले और मैं और भी जल्दी वीडियोस को ला सकूं और भी ज्यादा न्यू सीरीज को एक्सप्लेन कर सकूं। तो एक बार जल्दी जाके हमारे मेंबरशिप को चेक कर लेना, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पूरा देख लो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम उनके लीडर को देखते हैं, वो खड़ा हो जाता है और अपने साथियों से कहता है कि इस तरह का काम जरूर किसी ड्रीमर ने किया है, तो इसके बारे में और आगे छानबीन करने की जरूरत नहीं है। और फिर उनका लीडर अपने साथियों से कहता है कि ग्रेट जिया जीनियस रैंकिंग टूर्नामेंट को एडजस्ट करो और उनमें टॉप 3 रैंकिंग प्लेयर्स को चेंज मत करना और एमसी का रैंक 4th में रखना, और इन चारों के बाउंटी लेवल को फिर से बढ़ा दो, और जो कोई भी उन चारों में से किसी एक को मार डालेगा उनको एंशियन गॉड का ब्लेसिंग मिलेगा और वो पर्सन डायरेक्टली 6th स्टार लेवल तक पहुंच जाएगा। और फिर उनका लीडर उन सबसे कहता है कि जब से दूसरी, तीसरी और 5वीं सीट पर जील लिंक्वी की हत्या हुई है, हमारे एंशियन गॉड कल्ट बिना काम का पड़ा हुआ है। तभी हमें उस लीडर के सामने एक बहुत बड़े क्रीचर को दिखाया जाता है जिसके पास बहुत सारे आंखें होते हैं। तभी वो लीडर कहता है कि उस एंशियन गॉड की कृपया से जिसने कि हमें त्यागा नहीं है, उसने हमें डिवाइन रिलेशन भेजा। तो अब समय आ गया है कि हम एंशियन गॉड के लिए कुछ करना शुरू करें। फिर सीन चेंज होता है और हमें बहुत सारे स्पाइडर के जाले दिखाया जाता है। तो गाइस, जो मॉन्स्टर अभी हमें दिखाया गया था वो असल में एक स्पाइडर मॉन्स्टर है। इसी के साथ हम एंशियन गॉड कल्ट के लीडर को देखते हैं जो जाते हुए कह रहा होता है। वो लीडर स्पाइडर एम्परर को ग्रीट करता है और उससे कहता है कि मैं एंशियंट गॉड कल्ट का 7 सीटर हूँ, मैं आपके साथ यहाँ पर अलायंस बनाने के लिए चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो वो स्पाइडर एम्परर कहता है ह्यूमन, मैं ह्यूमंस पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। तो वो लीडर स्पाइडर एम्परर से कहता है कि नहीं, सच कहूँ तो हमारे पास ये गंदे ह्यूमंस की बॉडी है पर हमारी आत्मा एंशियंट गॉड की है। और वो लीडर उसे स्पाइडर एम्परर से कहता है कि तुम्हारा फैक्शन रैंक एवियस रेस में टॉप 100 में आता है, इसीलिए आपको हमारा सहयोग करना होगा। आखिरकार हमारा लक्ष्य एक ही है। तो वो स्पाइडर एम्परर कहता है कि मुझे तुम्हारी बकवास से कोई भी मतलब नहीं है, तुम बस मुझे अपना मकसद बताओ। तो वो लीडर स्माइल करते हुए कहने लगता है कि जियांग नाना सुरक्षित है। मैं आपको द ग्रेट जिया के जीनियस रैंकिंग के दौरान जियांग नान के चूजियांग शहर में एक बीस्ट अटैक लाने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। हम डिस्ट्रक्शन का उपयोग एक एंशियन गॉड को वापस बुलाने के सेक्रीफाइस के तौर पर करेंगे। उस समय स्पाइडर एम्परर आप अपनी कीमत बता सकते हैं। इसी के साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम जीजुआन को देखते हैं जो एमसी के कमरे को नॉक कर रही होती है और एमसी से पूछ रहे होते हैं क्या तुम जाग गए हो। तो हम एमसी को देखते हैं जो गेट ओपन करता है, जीजुआन से कहता है चलो। तो जीजुआन एमसी को देखकर शर्माने लगती है और एमसी से पूछती है कहाँ जाना है। तो एमसी कहता है कि अगर ये डेट नहीं है तो क्या हम तुम्हारे कमरे में जा रहे हैं। फिर एमसी शौक होते हुए जीजुआन से कहता है कि क्या ये बहुत तेज नहीं चल रहा है। तो जीजुआन ब्लश करते हुए एमसी से कहती है भाड़ में जाओ, और जीजुआन वहाँ से जाने लगती है और एमसी से कहती है कि मेरे पीछे आओ, मेरे फादर ने कुछ प्लान्स को रेडी किया है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम जी क्लैन के ट्रेनिंग ग्राउंड को देखते हैं जहाँ पर जीजुआन के फादर अपने साथियों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तभी जीजुआन के फादर कहते हैं कि एमसी तुम आ गए। तो एमसी कहता है ये कुछ न करने वाला राजा वास्तव में ये अपने नाम के हिसाब से ही सुबह उठते ही लेट गया। तो हम दो लोगों को देखते हैं जो एमसी के बातों को सुनकर गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी जीजुआन के फादर उनसे कहते हैं ये मैजिक सिटी के वॉर जोन के अंदर टॉप टायर के टैलेंट्स हैं, कुछ ही दिन में ये तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स बन जाएंगे। तभी वहाँ पर और एक बंदा आ जाता है। तो जीजुआन के फादर कहते हैं देखो, इस टीम को लीड करने वाला यूनफे आ गया है, एकमात्र ऐसा पर्सन जिसके पास हिडन टैलेंट है और उसकी एबिलिटी का नाम स्पिरिट गॉड विस्पर है। तो यूनफे भी ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कमांडर जी आप भी। और जीजुआन भी अपने फादर से कह रही होती कि फादर आप अपने दुश्मन को हमारे सीक्रेट्स के बारे में बता रहे हैं, ये तो दल बदलने जैसा है। तो जीजुआन के फादर कहते हैं कि माफ करना, मैं अभी भी जागा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहक गया हूँ। तो हम एमसी को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि
ये कुछ न करने वाला राजा सचमुच में मेरे साथ किसी बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। हालांकि मेरी वॉइड आई के होते हुए उनकी जानकारी की जरूरत नहीं थी। तभी जीजुआन के फादर कहते हैं कि 8 दिनों में जियांगनान जीनियस रैंकिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। तुम सभी को अगले लेवल तक पहुंचने के लिए मदद करनी होगी और मैंने तुम लोगों की मदद करने के लिए नाइनली डिवाइन ट्रेजर को तुम लोगों के ट्रेनिंग में शामिल करने के बारे में सोचा है। तो हम जीजुआन को देखते हैं जो शौक होते हुए अपने फादर से पूछती है कि फादर क्या आप इस बार सचमुच में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो हम यूनफाई को भी देखते हैं, वो भी शौक हो जाता है और कहता है नाइनली डिवाइन ट्रेजर ग्रेट जिया के टॉप सीक्रेट रियल्म्स में से एक। तो हम एमसी को देखते हैं जो बोर होते हुए सोच रहा होता है कि मुझे सिर्फ ये सब घोषणा करने के लिए बुलाया गया है और मुझसे ये मत कहना कि मुझे ये सब तुम लोगों के टीम में शामिल होने के लिए बताया जा रहा है। और फिर बताया जाता है कि जिस टेरिटरी में तुम लोग जा रहे हो वो जी फैमिली का तीसरा 9 लीफ डिवाइन टेरिटरी है और ये टेरिटरी 10,000 फुट ऊंचे एंशियंट गॉड के शरीर के अंदर है। और उस टेरिटरी में एंटर करने के बाद तुम लोग उस एंशियंट गॉड के बॉडी को एक्सप्लोर करोगे, यहाँ तक कि इसकी 80% पार्ट्स को पहले ही एक्सप्लोर कर लिया गया है। फिर भी ये अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है, खासकर उसका सिर। उसके पास मत जाना वरना निश्चित तौर से तुम लोग मारे जाओगे। तभी जिया बाहर आ जाता है और एमसी से कहता है कि फादर मैं भूखा हूँ, एंशियंट गॉड की बॉडी स्वादिष्ट होगी। और हम देखते हैं कि एमसी ये सब सुनकर थोड़ा अजीब सा फेस बना रहा होता है और एमसी जिया से कहता है कि सबसे पहले बच्चों जैसी बात करना तुम्हारे पोकर फेस के लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए ऐसा करना बंद करो। और दूसरी बात कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा या नहीं ये इस बात पर निर्भर करता है कि कुछ न करने वाला राजा किन शर्तों पे मुझे ले जाएगा। तभी जीजुआन के फादर को देखते हैं, वो सबसे कहता है कि ठीक है सब लोग मेरे पीछे आओ। तो जीजुआन के फादर एमसी को देखते हुए एमसी से कहते हैं कि एमसी तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो, तुम हमारे साथ नहीं जाने चाहते हो क्या। एमसी कहता है कि नहीं बिल्कुल मैं जाना चाहता हूँ। और एमसी सोच रहा होता है कि ये कुछ न करने वाला राजा मेरे सामने कोई भी कंडीशंस नहीं रख रहा है। और एमसी जिया से कहता है कि छोटी जिया इस बार लगता है कि हमें खाने को मिलेगा। और हम जीजुआन के फादर को देखते हैं जो सोच रहे होते हैं कि वो अभी एक बाहरी व्यक्ति है, लेकिन कौन जानता है कि फ्यूचर में वो हमारे फैमिली का मेंबर बन जाए। तभी हम जीजुआन के फादर को देखते हैं जो एक्साइटेड होते हुए एमसी से कहता है कि एमसी जब तुम एक बार उस टेरिटरी के अंदर चले जाओ तो तुम ये निश्चिंत करना कि जियाओ जी की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। अगर तुम आगे जाना चाहते हो और इस वर्ल्ड को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो तुम्हें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जीजुआन के फादर की बात को सुनकर यूनफे, जीजुआन और एमसी भी शौक हो रहे होते हैं। तभी जीजुआन ब्लश करते हुए अपने फादर से कहते हैं फादर चुप हो जाइए, कौन किसकी रक्षा करता है ये अभी नहीं बता सकते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें एक अनजान जगह को दिखाया जाता है। तभी कोई कह रहा होता है कि ये जगह तो खतरनाक है। तभी हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है चले जाओ तुरंत। तो हम जीजुआन के फादर को देखते हैं जो उस पर्सन से अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं जी क्लैन के यंग जनरेशन के साथ आपसे यहाँ पे मिलने के लिए आया हूँ, कृपया करके यहाँ का दरवाजा खोलिए। वो पर्सन भी जीजुआन के फादर को पैरट्यूक जी कहते हैं और उनको अंदर आने के लिए इनवाइट करते हैं। तो वो पर्सन कहते हैं पैरट्यूक जी आप लोग अंदर आइए। फिर हम एमसी को देखते हैं, एमसी सोच रहा होता है कि इतना पावरफुल जी क्लैन ज्वेलन डिवाइन टेरिटरी के लिए इतना ज्यादा सतर्क है, ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। और एमसी सोचता है कि बिल्कुल सही, इस बार जी क्लैन के माध्यम से मैं इस साइट से परिचित हो जाऊंगा और उसके बाद जो मेरे पास है उस पे फोकस करूंगा। तभी एमसी देखता है कि जीजुआन के फादर और वो पर्सन ज्वेलिन डिवाइन टेरिटरी के गेट को ओपन करने लगते हैं। तो एमसी उसे देखकर शौक हो रहा होता है और कहता है ये क्या है। और एमसी वहां से आ रहे ऑरा को फील करता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज ऑरा है। तभी हम जीजुआन के फादर को देखते हैं, वो सबसे कहते हैं ये ऑरा एंशियंट गॉड सी के 20% भाग में से आई है। और फिर जीजुआन के फादर कहते हैं कि इस एरिया में म्यूटेशन हो गया है तो कोई भी उस एरिया में एंटर करने के बारे में मत सोचना। हम एमसी के हाथ में एक फ्लैग को देखते हैं। तभी जीजुआन के फादर कहते हैं कि सेफ्टी के लिए सब लोग अपने हाथों में टेलीपोर्टेशन फ्लैग को पकड़े रखना। अगर तुम में से किसी को भी खतरा महसूस होता है तो तुम लोग तुरंत ही वहां से टेलीपोर्ट हो जाना। तो हम जीजुआन को देखते हैं जो अपने फादर से कहती है कि समझ गए फादर, आप वापस जा सकते हैं। और जीजुआन आगे जाते हुए सारे लोगों से कहती है कि सब लोग मेरे पीछे आओ।
और मेरे करीब रहना। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो सारे लोग उस जो है लिन डिवाइन टेरिटरी के अंदर होते हैं और वो लोग अभी जिस बॉडी पार्ट के अंदर होते हैं वो लेफ्ट साइड का लोअर लेग होता है। और जीजुआन सबसे कहती है कि जिस पार्ट पर अभी हम हैं वो इस गॉड की मेरेडियंस है। मैं पहले ही यहाँ तक कई बार आ चुकी हूँ और जब तक तुम लोग ब्लड बीस्ट से यहाँ पर सावधान रहते हो तब तक तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है। और हम एमसी को देखते हैं जो कुछ देखते हुए सोच रहा होता है कि उन ब्लड बीस्ट को हराने से न केवल एक्सपीरियंस मिलेगी बल्कि बॉडी भी स्ट्रांग हो जाएगी। और ये एरिया 10 मीटर ऊंचा है और ये एक डेड बॉडी है, तो ये सारी चीजें सिर्फ मेरिडियंस है। और एमसी सोच रहा होता है कि एंशियंट गॉड सचमुच में कितना बड़ा है। तभी जी अपीयर होता है और एमसी से पूछता है कि फादर क्या ये एंशियंट गॉड क्या ये भोजन मेरे लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और जी खुश होते हुए एमसी से कहता है कि एक एंशियंट गॉड अमेजिंग, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, आप एक अच्छे फादर हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे लोग आगे जाने लगते हैं और जीएमसी से अलग होके अपने बीटल फॉर्म में एंशियंट गॉड के बॉडी को डिवोर करने के लिए जाने लगता है। तो एमसी जी से कह रहा होता है क्या तुम खाने के लिए भी उसकी चापलूसी करोगे। और फिर एमसी उसे कहता है कि सावधान रहना कि तुम पकड़े ना जाओ और जो कुछ भी तुम खा सकते हो वो तुम्हारे लिए है। तो जी कहता है कि ठीक है समझ गया फादर। और तभी सीन चेंज होता है और हमें एक बीस्ट को दिखाया जाता है। तो जी जुआन देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे बीस्ट उन पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तो जी जुआन सबको अलर्ट करती है और हमें बताया जाता है कि वो ब्लड बीस्ट 35 लेवल के हैं। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी कहता है कि ये ब्लड बीस्ट बिल्कुल भी बुरे नहीं है, लेकिन लिटिल जिया कहीं और क्यों उड़ गया, क्या वो उन्हें अपने लायक नहीं समझता है। इसी के साथ हम यूनिफाई को देखते हैं। यूनिफाई उन ब्लड बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और वो अपने सोल ब्लास्ट का अटैक उन बीस्ट के ऊपर कर देता है और यूनिफाई के एक ही अटैक से वो सारे बीस्ट मारे जाते हैं। तो यूनिफाई एमसी से कहता है कि एमसी मैंने कुछ ही सेकंड्स में 1 दर्जन ब्लड बीस्ट को मार डाला, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तो एमसी यूनिफाई से कहता है कि ब्रदर तुम सचमुच में बहुत इम्प्रेसिव हो, तुम ऐसे इम्प्रेसिव पर्सन हो जिसके पास दिमाग नहीं है। तभी हम जीजुआन को देखते हैं जो यूनिफाई से कहती है कि बस बहुत हो गया, बिना किसी बात के दिखावा करना बंद करो। तो यूनिफाई जीजुआन से कहता है कि यस गॉडेस आप जो कहें। और एमसी सोच रहा होता है कि वो एक बुद्धिहीन पर्सन के अलावा और कुछ भी नहीं है। और फिर जीजुआन उन सबसे कहती है कि अब मैं तुम सबको एंशियंट गॉड के हार्ट वाले पार्ट में ले जाऊंगा, वहाँ पे और भी ज्यादा ब्लड बीस्ट है, तो वो जगह तुम लोगों के लिए परफेक्ट होगा ट्रेनिंग करने के लिए। और जीजुआन कहती है कि लेकिन याद रखना एंशियंट गॉड की बॉडी स्ट्रक्चर हमारे से बहुत ज्यादा अलग है, उनके पास 3 हार्ट है। तभी जीएमसी से कहता है कि फादर उसकी बकवास को मत सुनिए, जुआलिन एंशियंट गॉड के पास वास्तव में 4 हार्ट है और जब तक एक भी हार्ट जिंदा रहेगा तब तक वो फिर से रीजनरेट हो सकता है। और हम एमसी को देखते हैं जो ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है और एमसी सोचता है कि क्या तुम क्या कह रहे हो, इसका मतलब कि एंशियंट गॉड अभी भी जिंदा है। तो जिया कहता है कि फादर मुझे चौथा हार्ट मिल गया है, ये अभी भी जिंदा है। तो एमसी शॉक होते हुए जिया से कहता है कि अरे नहीं लिटिल जिया, तुम प्लीज मेरे पास वापस आओ। इसी के साथ हम जिया को देखते हैं जो कि उस 4th हार्ट के पास होता है। तो जिया एमसी से कहता है कि फादर मैं इस 4th हार्ट को खाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या आप थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते। तो एमसी जिया से कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं अगली बार तुम्हें एक ऑल यू कैन ईट बफे में ले जाऊंगा पक्का। तो जिया भी मान जाता है और तभी एमसी बाकी लोगों को कहने लगता है कि आगे बहुत ज्यादा खतरा है तो हमें वापस नहीं जाना चाहिए। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी भी सारे लोगों से कहने लगता है कि आगे बहुत ज्यादा खतरा है तो हमें और आगे नहीं जाना चाहिए। तो यूनिफाई एमसी से कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। तो एमसी उन सबसे कहता है कि सभी लोग अपने टेलीपोर्टेशन फ्लैग को ले लो, हम अभी बहुत जल्द टेलीपोर्ट करने वाले हैं। तभी यूनिफाई एमसी के पास आता है और कहता है कि खतरा, एमसी तुम इस बारे में बात मत करो कि जो ब्लड बीस्ट आए थे तुम उन्हें खतरा मानते हो। और फिर यूनिफाई एमसी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि का यार अगर तुम में हिम्मत नहीं थी तो तुम यहाँ पर क्यों आए। अभी हम जीजुआन को देखते हैं जो सीरियस होते हुए एमसी से पूछती है कि क्या तुम सीरियस हो। तो हम देखते हैं कि एमसी उसका कोई भी जवाब नहीं देता है और एमसी सोच रहा होता है कि बेवकूफ, लगता है कि इस बार हमें तुम्हारी बलि देनी होगी। और एमसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है जिस वजह से एमसी यूनिफाई को एक पंच मार देता है। और एमसी का सोच रहा होता है कि अगर मैं तुम्हें बुरी तरह से घायल कर दूं तो सबके पास पीछे हटने और तुम्हें इलाज देने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। और हम जीजुआन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है और जीजुआन एमसी से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो एमसी कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं लड़ाई के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। अभी हम यूनिफाई को देखते हैं जो बैठ जाता है और कहता है कि लालत है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ और क्या तुमने मुझ पर पहले हमला किया, क्या तुम मरने को कह रहे हो।
तभी यूनफाई वहां पर एक स्पिरिट सेक्रिफाइस स्पेल का यूज करता है, जिससे कि वहां पे एक स्पिरिट मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है। तो एमसी उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि इतना बड़ा, ये तो पागलपन है। तभी हम जिया को देखते हैं जो एमसी से कहता है कि फादर मैं वापस आ गया। तो एमसी स्माइल करने लगता है और जिया से कहता है कि तुम सही टाइम पर वापस आए हो। तभी यूनफाई अपने मॉन्स्टर को एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए कह देता है और वो मॉन्स्टर एमसी की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। तो हम एमसी को देखते हैं जो जिया के साथ मर्ज हो जाता है और एमसी कहता है कि तो चलो डिवाइन एलिफेंट प्रिजन बॉडी को इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और एमसी अपने फुल पावर के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लैप कर देता है, जिसके वजह से वो मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम जीजुआन को देखते हैं जो शौक होते हुए कहती है कि वो बस एक थप्पड़ में यूनफाई के स्पिरिट मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या एमसी एक मॉन्स्टर है? तो हम यूनफाई को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि क्या ये तो इम्पॉसिबल है, उसके एक ही मुक्के से मेरा स्पिरिट मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है? तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी यूनफाई के पीछे अटैक करने के लिए आ जाता है और एमसी फिर से यूनफाई को एक पंच मार देता है, जिससे कि यूनफाई बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। तभी जीजुआन एमसी को रोकते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, यहाँ पे क्या चल रहा है? और हमें दिखाया जाता है कि एमसी के पंच के साथ यूनफाई वहीं पे नॉकडाउन हो जाता है और सब लोग कह रहे होते हैं कि हे भगवान, एमसी ने तो हेवनली ब्लेड ना ही लिटिल नाइन का इस्तेमाल किया, उसने बिना किसी के इस्तेमाल किए एक पंच में ही यूनफाई को नॉकडाउन कर दिया। तो हम एमसी को देखते हैं जो स्माइल करते हुए जीजुआन से कहता है कि यूनफाई को कोई भी जानलेवा चोट नहीं है, लेकिन समय रहते अगर उसे इलाज नहीं किया गया तो उसे एक लॉन्ग टाइम के लिए दर्दनाक जख्म मिल सकता है और अगर ऐसा होता है तो फिर यूनफाई हेवनली रैंकिंग कंपटीशन में ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो हम जीजुआन को देखते हैं जो एमसी से पूछती है कि तुम मुझे ये मत बताओ कि तुम ये सब डर के कारण कर रहे हो और बस तुम हमें यहाँ से भगाना चाहते हो। तो एमसी कहता है कि अगर तुम सचमुच में दबाव डालते रहोगे तो ऐसा हो सकता है कि वो सचमुच में ऐसा कर देगा। तभी हमें उनके टीममेट्स को दिखाया जाता है जो लोग कह रहे होते हैं कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम उसे हरा नहीं सकते, तो हमें वापस चले जाना चाहिए। और सब लोग अपने अपने हाथों में टेलीपोर्ट फ्लैग को पकड़ लेते हैं और तभी वो लोग टेलीपोर्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी टेलीपोर्ट नहीं हो पा रहा होता है। तो वो लोग शौक होते हुए कह रहे होते हैं क्या चल रहा है, हम टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो एमसी सोच रहा होता है कि लालच है, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर एमसी शौक होते हुए सोच रहा होता है कि ऐसा हो सकता है कि जब लिटिल जिया को फोर्थ हार्ट मिला तो वहाँ के बीस्ट ने लिटिल जिया को देख लिया और अपने जालों को छिपा दिया। ये बात सही है, आखिरकार वो एक एंशिएंट गॉड है और मास्टर ने एक बार कहा भी था कि 9 रेवोल्यूशन के बाद एक गॉड रियलम है। और एमसी थोड़ा सा डरते हुए कह रहा होता है कि क्या अब हम एक ऐसे एनिमी का सामना करने वाले हैं जो 10 रेवोल्यूशन या फिर उससे भी ज्यादा हाई लेवल का है? अगर ऐसा है तो क्या आज हम सब बर्बाद नहीं हो जाएंगे? तो एमसी जिया से कहता है कि नहीं, शांत हो जाओ। और फिर एमसी टेलीपोर्टेशन फ्लैग को देखते हुए कहता है कि वो अभी के लिए सिर्फ इस एरिया को सील कर रहा है और हमें सीधे नहीं मार रहा है। इसका मतलब यह है कि वो किसी तरह से यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है और यहाँ पे मूव नहीं कर पा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि एमसी वहां से बहुत तेजी से कहीं जाने लगता है और वो कहता है कि अब हमें एक मौका लेना होगा इससे पहले कि वो हमें मार डाले। तो जीजुआन देखती है कि एमसी कहीं जा रहा होता है, तो जीजुआन एमसी से पूछती है क्या तुम्हें पहले से ही मालूम था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है? क्या इसीलिए तुमने हमें लौटने के लिए मजबूर किया था? लेकिन एमसी कोई भी जवाब नहीं देता और वहां से जाने लगता है। तो जीजुआन कहती है कि भागो मत, मेरा जवाब दो। और हम बाकी लोगों को देखते हैं, वो लोग एमसी के पीछे जाने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि सब लोग एमसी के साथ रहो, जरूर यहाँ पे कुछ बदल गया है तो हमें अभी के लिए एमसी के पीछे ही रहना चाहिए। और जीजुआन एक बंदे को यूनफाई को कैरी कर आने के लिए कहती है। तो हम देखते हैं कि एक बंदा यूनफाई को कैरी कर रहा होता है। तभी हमें एमसी को दिखाया जाता है। एमसी एक बीस्ट के पास जाके रुक जाता है और वो बीस्ट एक ब्लड बीस्ट है, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा होता है। तो सिस्टम से बताया जाता है कि इस ब्लड बीस्ट का लेवल 70 से 120 के आसपास है। तभी जिया एमसी से कहता है कि आगे और पीछे के दोनों ही रास्ते से ब्लड बीस्ट ने हमें घेर लिया है और उनका लेवल भी दुगुना हो चुका है। सब लोग कह रहे होते हैं कि हम सब फंस गए हैं, वो ब्लड बीस्ट के लेवल पहले से 120 हो चुके हैं और जल्द ही हम 150 लेवल के बीस्ट भी देखेंगे। तभी एमसी लिटिल नाइन को बाहर निकालता है और वो सामने के ब्लड बीस्ट को रोकने के लिए कह देता है। तो लिटिल नाइन भी उन ब्लड बीस्ट को डेवोर करने के लिए जाने लगती है और एमसी जीजुआन को सारे ब्लड बीस्ट को रोकने के लिए लीड करने के लिए कहती है। और एमसी एक वॉल जैसे जगह पे चला जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर एक छेद कर दूंगा
और ये सब खुद देख लूंगा। तो जीजुआन कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये एक एंशियंट गॉड का मेरिडियन लाइन है, तुम इसे पार नहीं कर पाओगे। तो हम एमसी को देखते हैं जो अपने पंच को रेडी करते हुए जीजुआन से कहता है कि तुम बस अपनी पोजीशन बनाए रखो, जब तक मैं वापस आऊंगा हम जिंदा रहेंगे। तो एमसी लिटिल जिया के साथ मर्ज हो जाता है और एलिफेंट सप्रेशन प्रिजन बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उस एंशियंट गॉड के मेरिडियंस पर पंच करता है, लेकिन दिखाया जाता है कि एमसी के पंच से जो भी डैमेज होता है वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। जीजुआन एमसी से कहती है कि वो यूजलेस है, अगर हम किसी तरह एक ब्लास्ट से उसके मेरिडियंस को खोल सके तो भी एंशियंट गॉड की बॉडी अविश्वसनीय तौर से उसे खुद ब खुद हील कर लेगी। तो एमसी कहता है कि हमें फिर भी ट्राई तो करना होगा और एमसी फिर से उस गॉड के मेरिडियन पर पंच करते हुए कहता है कि अगर हम इसके मेरिडियंस को भी ब्लास्ट से नहीं खोल सकते तो हम इसके आउटर से एग्जिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका आउटर और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और एमसी कहता है कि अभी इसके अंदर से सफलता प्राप्त करना बाहर से सफलता प्राप्त करने से ज्यादा मुश्किल है। तभी एमसी देखते हैं कि उसके पंच की वजह से उस एंशियंट गॉड के मेरिडियन में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। तो एमसी कहता है कि ये ओपन हो गया, अब हमारे पास एक चांस है। और एमसी उस मेरिडियन के छेद के अंदर चला जाता है और जाते हुए जीजुआन से कहता है कि यहाँ पे मेरा इंतजार करना और सब लोग जिंदा रहना। तो जीजुआन कहती है कि ठीक है, पर तुम ध्यान से रहना। तभी जीजुआन दो बंदों से जो कि सील का यूज कर रहे होते हैं उन लोगों को बाएं मुड़ने के लिए कहती है और जीजुआन उनसे कहती है कि देखो तुम लोग हमें प्रोटेक्ट करना। फिर जीजुआन और कुछ लोगों को लेफ्ट साइड में अटैक करने के लिए भेज देती है और कुछ लोगों को राइट साइड में। और जीजुआन सबसे कहती है कि हम जिएंगे या मरेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं तुम लोगों को इतना बता सकती हूँ कि मेरे ग्रैंडपा हमें बचाने के लिए बहुत जल्द ही आ जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे लोग अपने अपनी शील्ड का यूज कर रहे होते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम जीजुआन के फादर को देखते हैं जो शौक होते हुए उस पर्सन से कहते हैं कि हमारा संपर्क उनसे कब टूट गया। तो हम उस गेट कीपर को देखते हैं जो जीजुआन के फादर से कहते हैं कि 3 मिनट पहले वहाँ से एक ऊर्जा का उतार चढ़ाव आया और ऐसा होते हुए हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। और इस बूढ़े पर्सन ने वहाँ पे एंटर किया और पता चला कि एंशियंट गॉड के बॉडी को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जिससे कि बाहरी दुनिया से एंशियंट गॉड की बॉडी का कांटेक्ट पूरी तरह से टूट गया है। तो वो गेट कीपर कहता है कि अजीब बात यह है कि एंशियंट गॉड की बॉडी अभी भी गायब नहीं हुई है, वो अभी भी ओरिजिनल डायमेंशनल स्पेस में है और लोअर लेक का कनेक्शन पॉइंट अभी भी हमारे रेंज में है। हम जीजुआन के फादर को देखते हैं जो कहते हैं हमारी जी फैमिली सैकड़ों सालों से लोअर लेक को पास करने की कोशिश कर रही थी, तो अब हमारे लिए एंशियंट गॉड की बाहरी प्रोटेक्शन को तोड़ना इम्पॉसिबल है। तो जीजुआन के फादर उस गेट कीपर से कहते हैं कि पुराने मालिक को वापस आने के लिए कहो, अब सिर्फ हम उन पर ही भरोसा कर सकते हैं और साथ ही जियांग नान में केतियन को भी सूचित कर दो। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं जो कि उन ब्लड बीस्ट से फाइट कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिया और एमसी दोनों ही मिलके बहुत सारे ब्लड बीस्ट को हरा चुके होते हैं और एमसी हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड का भी यूज कर रहा होता है। तभी हम जिया को देखते हैं जो कि उन ब्लड बीस्ट को मारते हुए कह रहा होता है कि मैं अभी यहाँ पर जंक फूड नहीं खा सकता हूँ, आखिरकार एक दावत मेरी इंतजार कर रहा है। और हम एमसी को देखते हैं जो कि हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड का इस्तेमाल कर बहुत सारे ब्लड बीस्ट को मार चुका होता है। एमसी कह रहा होता है कि ये टोटली अनएक्सपेक्टेड है। अभी सीन चेंज होता है और हम दो पर्सन को देखते हैं जो कि शायद से एंशियंट गॉड्स ही है। तो एक पर्सन कहता है कि भाई मैनलोंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना टैलेंटेड पर्सन ह्यूमंस के बीच में भी दिखाई देगा। तो दूसरा पर्सन जो कि एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा होता है वो भी कहता है सचमुच में भाई दियासु, आपने स्वर्गीय संकट से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था, आपने अपने हार्ट को छुपाया और एक नए एरा का इंतजार किया, सैकड़ों सालों से तुम्हें खोजा नहीं जा सका और अब एक छोटा सा बच्चा तुम्हारे सामने आ गया। तो वो एंशियंट गॉड कहता है कि भाई मैनलोंग, वो कोई साधारण बच्चा नहीं है, उसने जो कीड़े छोड़े हैं वो साधारण कीड़े नहीं हैं, उन्हें देखो वो स्वर्ग के क्रोध वाली 9 पंखों वाली इंसेक्ट क्वीन है और उसकी चाल तो देखो, वो कोई साधारण फाइटर भी नहीं है। तो मैनलोंग कहता है कि तो अब क्या, जबकि उस जगह को सील कर दिया गया है तो क्या वो अभी भी बर्बाद नहीं हो गया है। तो वो गॉड कहता है कि इस बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा अनयूजुअल पावर है, तो मुझे चिंता है कि कहीं वो मेरे दिल तक ना पहुंच जाए और अब मैं सिर्फ ब्लड बीस्ट को पैदा कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वे लोग उसे रोक नहीं सकते हैं। अगर वो लोग सचमुच में मेरे हार्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर पाऊंगा और मुझे डर है कि हम दोनों ही चले जाएंगे।
तो वो मॉन्स्टर टाइप का पर्सन कहता है कि ब्रदर सियाओ तुम चिंता मत करो, भले ही मेरे पास ज्यादा एसेंस नहीं है, फिर भी इस बच्चे को मौत के घाट उतार देना मेरे लिए आसान होगा। अभी हम एमसी को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ये ब्लड बीस्ट तो और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं और उनके पीछे तो लेवल 150 वाले ब्लड बीस्ट भी हैं, तो जीजुआन के लिए शायद से चीजें सही नहीं चल रही होगी। तभी जिया एमसी से कहता है कि फादर बस अगला इंटरसेक्शन पार करने के बाद हम वहाँ पहुंच जाएंगे। तो एमसी भी आगे जाने लगता है। एमसी कहता है कि बढ़िया, ये एंशियन गॉड भी अच्छे से जानता है कि कैसे छुपाया जाता है, वास्तव में अपने हार्ट को कलाई में कैसे छुपाना है, ये एंशियन गॉड बिल्कुल अच्छी तरह से जानता है। तभी एमसी देखता है कि उसके सामने जो ब्लड बीस्ट होते हैं वो अचानक से भागने लगते हैं। तो एमसी भी शौक होते हुए कह रहा होता है कि सामने वाले ब्लड बीस्ट अचानक से क्यों भाग गए, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो अजीब है। तभी एमसी अचानक से शौक हो जाता है और कहता है कि मेरे कॉन्शियसनेस का सी अचानक से शांत क्यों हो गया, मैं अब ट्री ऑफ ऑल थिंग को भी नहीं देख सकता हूँ। तभी एमसी कुछ देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और एमसी देखता है कि उसके पीछे एक ओरा मॉन्स्टर एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। तो एमसी उस ओरा मॉन्स्टर को देख के कहता है कि ये क्या है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ओरा मॉन्स्टर एमसी को पकड़ लेता है और सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो ओरा मॉन्स्टर उस गॉड के भाई का ही एक मॉन्स्टर होता है। तो हम मैंगलोंग को देखते हैं जो स्माइल करते हुए कहता है कि बस अब ये बच्चा खत्म हो गया। और तभी हम एमसी को देखते हैं, एमसी की बॉडी कांप रही होती है। तो मैंगलोंग भी कहता है कि ये बच्चा बचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। और हम एमसी को देखते हैं, एमसी सोच रहा होता है कि बहुत ठंड है, मैं सोना चाहता हूँ। लेकिन तभी जिया एमसी के पास आ जाता है और एमसी को जगाते हुए कहता है कि फादर क्या हुआ, और जिया एमसी को जगाने लगता है। तो एमसी मन ही मन जिया से कहता है कि मैं अपनी आवाज को नहीं निकाल सकता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी का रिंग ग्लो करने लगता है। और गाइस तुम लोगों को याद नहीं है तो एमसी को ये रिंग द डेविल ने दिया था। एमसी को बहुत सारी चीजों से ये रिंग प्रोटेक्शन देती है। हमें दिखाया जाता है कि वो रिंग ग्लो कर रही होती है जिसकी वजह से वो ओरा मॉन्स्टर एमसी को छोड़ देता है। और बताया जाता है कि एमसी के ऊपर किसी तरह के अननोन कर्स्ड बीस्ट ने अटैक किया था। उस बीस्ट का नाम हार्ट ऑफ गोल्ड स्टार होता है और उसे अब बहुत ज्यादा डैमेज पड़ी है, इसीलिए अब वो डैमेज स्टेज में है। तो एमसी कहता है कि हार्ट ऑफ द स्टार गॉड, ये रिंग तो मुझे द ड्रीमर ने दी थी। फिर एमसी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए उस ओरा बीस्ट के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तो बस सिर्फ साबित था मेरे सोल एसेंस के साथ, यहाँ तक कि उसने ट्री ऑफ ऑल थिंग को भी साइड कर दिया था। इसे अंगूठी ने मेरी जान बचाई है। उसे बहन कहना सचमुच में लाभदायक था। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो बहुत क्रिपी सा स्माइल कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि एमसी ट्री ऑफ एवरीथिंग के आगे खड़ा होता है और एमसी कहता है कि एक डिवाइन लेवल का इक्विपमेंट जो 9th फॉर्मेशन का भी सामना कर सकता है। ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष भी सचमुच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एमसी आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्योंकि वो मुझे मार नहीं सकते तो अब मेरी बारी है। अभी सीन चेंज होता है और हम एंशियन गॉड को देखते हैं जो मैनलोंग से कहता है कि मैनलोंग उसके ऊपर फिर से अटैक करो। मुझे विश्वास नहीं है कि वो दूसरी बार भी उस अभिशाप से बच पाएगा। तो हम मैनलोंग को देखते हैं, मैनलोंग के ऊपर भी उस रिंग ने इफेक्ट किया था जिसकी वजह से मैनलोंग का भी हालत खराब हो जाता है। अभी हम एमसी और जिया को देखते हैं। एमसी कहता है कि नहीं, अंतिम श्राप की कठिनाई मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा थी। मैनलोंग कहता है कि समय के साथ संघर्ष करते हुए मेरी सोल एसेंस पहले ही खत्म हो चुकी है। अगर मैंने अपने श्राप को फिर से रिलीज कर दिया तो फिर मैं फिर से इटर्नल सलम्बर में सो जाऊंगा। और फिर मैनलोंग अपने ब्रदर से पूछता है कि क्या तुम मुझे फिर से जगाओगे या फिर मुझे खा जाओगे। तो हम देखते हैं कि उसका ब्रदर कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो एंशियन गॉड एक क्रीपी स्माइल करता है और कहता है कि तुम ऐसी सिचुएशन में अब तुम मर सकते हो। तो मैनलोंग शौक होते हुए कहता है कि नहीं, तुम इन मॉन्स्टर्स को कैसे नियंत्रित कर सकते हो। और वो एंशियन गॉड मैनलोंग को मारने लगता है। तो मैनलोंग कहता है कि नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो वो गॉड कहता है कि नहीं, बहुत देर हो चुकी है, मेरे पास पहले से ही एक विचार है। और वो गॉड उस ओरा बीस्ट को कंट्रोल करते हुए कहता है कि उसे नष्ट कर दो, भले ही तुम मेरे हार्ट के लास्ट पास्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दोगे। और वो गॉड स्माइल करते हुए कहता है कि मैं मैनलोंग के लास्ट एसेंस का इस्तेमाल करूंगा। और वो गॉड कहता है कि तुम्हारे सोल में एक आकस्मिक रोग का रोपण करना और तुम्हें यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए, तब तुम मेरे हो जाओ। तभी सीन चेंज होता है और हम एमसी और जिया को देखते हैं जो कि एंशियन गॉड के 4th हार्ट तक पहुंच गए होते हैं।
तभी एमसी जिया से पूछता है कि जिया, रेस्ट्रिक्शन को तोड़ने में कितना टाइम लगेगा। तो जिया कहता है कि फादर ये मेरे लिए आसान है। अभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे जिया की तरह ही इंसेक्ट आ जाते हैं और जिया एमसी से कहता है कि फादर आप बस इंतजार करिए, ये बहुत जल्द ही हो जाएगा। और एमसी सोच रहा होता है कि जिया के द्वारा ब्लड वेसल्स को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, इस तरह तो ये रेस्ट्रिक्शन जल्दी ही टूट जाएगा। तभी एमसी को अपने हार्ट में कुछ फील होने लगता है। तो एमसी कहता है कि मेरी हार्ट बीट बढ़ चुकी है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एंशिएंट गॉड का हार्ट मेरे साथ जुड़ा हुआ है, क्या ये शॉकवेव से उत्पन्न एक इल्यूजन है। तभी हम जिया को देखते हैं जो स्माइल करते हुए हार्ट को खाने वाला होता है और जिया कहता है कि फादर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तभी हम एमसी को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, ये अजीब एहसास। तभी एमसी को भी उसके हार्ट में पेन होने लगता है और एमसी कहता है कि ये क्या हो रहा है, एंशिएंट गॉड का हार्ट बीट बंद होने वाला है, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि मेरा दिल भी रुक जाएगा। और हम देखते हैं कि एमसी के बॉडी से एक ब्लैक कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। तभी एमसी से कोई कहता है कि एंशिएंट गॉड के ब्रेन एरिया में जाओ, वहाँ पे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी का व्यवस्था है। तभी एमसी का हार्ट बीट नॉर्मल हो जाता है। तो एमसी कहता है कि मेरा दिल ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे एंशिएंट गॉड के ब्रेन एरिया में जाने की इतनी ज्यादा इच्छा क्यों हो रही है। क्या ये हेवन का कोई इशारा हो सकता है, क्या ये वाकई में एक बढ़िया मौका है। एमसी से फिर से कोई कहता है कि नहीं शांत हो जाओ, ये तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि माइंड एरिया कितना ज्यादा खतरनाक है। तो एमसी कहता है कि अगर मुझे वहां जाना है तो मुझे पहले जीजुआन और बाकी लोगों को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी जिया एमसी के पास आता है और खुश होते हुए एमसी से कहता है कि फादर मैं सचमुच में और कुछ नहीं खा पाऊंगा। और फिर जिया एमसी से कहता है कि बाकी हिस्सा जो बच गया था उसे मैंने ब्लड एसेंस के तौर पर चेंज कर लिया है। तो हम एमसी को देखते हैं जो स्माइल करते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, जिया बहुत जल्दी ही लेवल 30 तक पहुंच गया है, अब वो लगातार 3 बार रिप्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी समय कम है। बेहतर यही होगा कि जीजुआन और बाकी लोगों से पहले मिल लो। तभी सीन चेंज होता है और हम उस गॉड को देखते हैं। वो कहता है कि बच्चे तुम्हारे ऊपर कर्मा का सांप पहले ही लग चुका है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी लगाव है इसीलिए मैं तुम्हारे साथ और थोड़ी देर खेलूंगा। आखिरकार तुम मुझे खोजने के लिए ब्रेन एरिया में जरूर आओगे। तभी सीन चेंज होता है और हम जीजुआन और बाकी साथियों को देखते हैं, जिसमें से एक पर्सन बहुत ज्यादा जख्मी होता है। तो जीजुआन कहती है कि अपने आप को रोको और अपने लाइन को बनाए रखो। और जीजुआन अपने एरो का इस्तेमाल कर सारे ब्लड बीस्ट को मार रही होती है और जीजुआन कह रही होती है कि ये ब्लड बीस्ट और भी ज्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। तभी हमें जीजुआन के साथियों को दिखाया जाता है। वो लोग कहते हैं कि मैं अब और ज्यादा नहीं रुक सकता, मैं अब थक चुका हूँ। और वो लोग बैठ जाते हैं क्योंकि वो लोग पहले से ही घायल होते हैं। तो जीजुआन अपने टीममेट्स को देखते हुए सोच रही होती है कि उन्हें मारना तो दूर की बात है, हम उसे बुरी तरह से घायल करना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल है। और जीजुआन कहती है कि 9 पंखों में वो सब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो लोग हमें बचाने आ सके। तभी जीजुआन देखती है कि कुछ ब्लड बीस्ट ऊपर से भी अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तो जीजुआन सोच रही होती है क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार हमारा मैजिक सिटी, क्या सचमुच में हमें संपूर्ण विनाश का सामना करना पड़ेगा। और जीजुआन अपने आंखों को बंद कर लेती है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो गॉड की मेरेडियन होती है उनमें फिर से क्रैक आते हैं और वहां से एमसी आता है और उस ब्लड बीस्ट को जो कि जीजुआन के ऊपर अटैक करने वाला होता है उसे मार देता है, जिससे कि वो ब्लड बीस्ट बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। तो जीजुआन जैसे ही एमसी को देखती है वो कहती है कि एमसी जिंदा है, ये अच्छी बात है। तो एमसी भी जीजुआन को देख कर कहता है कि देर से आने के लिए मुझे माफ कर दो। तभी एमसी स्टार गॉड ब्लेसिंग का यूज अपने सारे टीममेट के ऊपर करता है और एमसी सोच रहा होता है कि ये अंगूठी अब डैमेज को नहीं रोक सकती, लेकिन इसका है ये अंगूठी अभी भी सबको हील कर सकती है। और हम एमसी के टीममेट्स को देखते हैं जो लोग हील होते हुए कह रहे होते हैं कि मेरी बॉडी का पेन अब धीरे धीरे कम हो रहा है और उन सभी का पावर भी रिस्टोर हो रहा होता है। तभी एमसी अपने टीममेट्स को देख के शौक हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो लोग अब थक चुके हैं। तभी लिटिल लाइन एमसी के पास अपेयर हो जाती है और रोते हुए एमसी से कहती है कि फादर तुमने उस बदबूदार भाई को बाहर खेलने के लिए ले गया था, लेकिन मुझे नहीं ले गया था। जिया तब तक खाया था जब तक कि उसकी उल्टी नहीं हो गई और वो तब तक फाइट भी किया,
था जब तक कि वो थक नहीं गया था। मेरे कुछ बच्चे तो मर भी गए, इसीलिए मुझे गले से लगा लो। तो एमसी भी लिटिल नाइन से कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसीलिए डैडी तुम्हें अब यहाँ पे लेने के लिए आए हैं, इसीलिए तुम ठीक होने के लिए चाक्षु सम्राट में वापस जाओ। और हम जिया को देखते हैं जो गुस्सा करते हुए कहता है कि उसने मुझे बदबूदार छोटा भाई कहा, एक दिन मैं उसे पीटूंगा। वो बहुत ज्यादा डरावना था। तभी एमसी अपने सारे टीममेट से पूछता है कि सभी लोग, क्या तुम्हारी चोट ठीक हो रही है? ब्लड बेस्ट फिर से अटैक करने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर मेरेडियन में एक रास्ता खोलूंगा। तो सब लोग मेरे पीछे अंदर आओ, हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि शील्ड बनाए रखे होते हैं। तो एमसी कहता है कि प्रोटेक्शन मैजिक हमें कुछ देर तक प्रोटेक्ट करे रखेगा। सारे लोग एमसी को कहते हैं कि हम तुम्हारे अनुसार तुम्हें फॉलो करेंगे। और फिर एमसी जिया से डिवाइन एलिफेंट्स ऑपरेशन बॉडी एक्टिवेट करने के लिए कहता है, तो जिया भी मान जाता है। और फिर एमसी उस गॉड के मेरेडियन में एक जोरदार पंच मारता है, तो उसके मेरेडियन में एक होल हो जाता है। तो उसमें से सारे लोग पार हो रहे होते हैं और एमसी उनसे कहता है कि जल्दी करो, जल्दी से पार हो। और हम जीजुआन को देखते हैं जो शौक होते हुए सोच रही होती है कि एमसी ने पहले बहुत सारे पंचेस किए थे, तब उसने मेरेडियन को तोड़ पाया था, लेकिन अब उसे बस एक पंच करने की जरूरत है और मेरेडियन टूट जाते हैं। तभी हम एमसी को देखते हैं जो कहता है, ठीक है मैजिशियन जल्दी से अंदर जाओ। और हम जीजुआन को देखते हैं जो शौक होते हुए सोच रहे होते हैं कि उस बीच वास्तव में क्या हुआ था। एमसी जीजुआन को उठा लेता है और कहता है कि जीजुआन, तुम वहाँ पर इतनी शौक हो के क्यों खड़ी हो? अगर तुम यहाँ से जल्दी आगे नहीं जाओगी तो ये मेरेडियन फिर से बंद हो जाएंगी। और एमसी और जीजुआन जैसे ही उस मेरेडियन के अंदर जाते हैं, वो सारे ब्लड बीस्ट वहाँ पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तो एमसी कहता है कि ये पहले ही सील हो चुकी है, अब वो लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। और जीजुआन कह रही होती कि इस बार मुझे सचमुच में तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। और हम देखते हैं कि एमसी के पीछे कुछ ब्लड बीस्ट पड़े होते हैं। तो एमसी कहता है कि पहले जल्दी करो, हमें इस मेरेडियन को पार करना होगा इससे पहले कि वो ब्लड बीस्ट हमारे पीछे आ जाए। जीजुआन एमसी से कह रही होती है कि मुझे नीचे उतारो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस मेरेडियन को पार करके आ जाते हैं और सब आराम कर रहे होते हैं। तो एमसी कहता है कि हम अभी कुछ देर के लिए सुरक्षित है। तो एक पर्सन कहता है कि मुझे तो लगा कि मैं आज मरने वाला हूँ। तो एमसी उन सबसे कहता है कि हम यहाँ पर थोड़ी देर आराम करेंगे और अपनी स्टेमिना को फिर से रिस्टोर करेंगे। और एमसी जीजुआन के पास जाता है और पूछता है कि इस एरिया में कौन सा पार्ट ली फैमिली के ट्रेजर टेबल से जुड़ा हुआ है। तो जीजुआन एक जगह को दिखाते हुए कहती है कि वहाँ पे सारनी का कोर है, अगर इसे सचमुच में तोड़ा जा सके तो हम वहाँ से सीधे बाहर निकल सकते हैं और डिवाइन ट्रेजर तक पहुँच सकते हैं। लेकिन बाहरी प्रोटेक्शन अंदर के मेरेडियन के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी वहीं पे मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है और कहता है कि कोई जल्दी नहीं है, मैं पहले इसे तोड़कर देखूंगा और फिर देखूंगा कि ये काम करता है या नहीं। तो जीजुआन भी एमसी को मेडिटेशन करता हुआ देख शौक हो रही होती है। तभी एमसी जिया से रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए कह देता है, जिसकी वजह से जिया और एमसी दोनों ही लिटिल नाइन के पास उसके स्पेस में चले जाते हैं। तो जिया लिटिल नाइन से डर के छुप रहा होता है और लिटिल नाइन एमसी से कह रही होती है कि फादर ये मेरा जगह है। तो एमसी लिटिल नाइन से कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा है, तुम्हारा ब्रदर जल्द ही अपना काम पूरा करके यहाँ से वापस चला जाएगा। और जिया अपने रिप्रोडक्शन को पूरा करने के लिए उस पिलर की एनर्जी को सोख रहा होता है। तभी जिया एमसी से पूछता है कि फादर मेरे पास अपना घर क्यों नहीं है। और हम लिटिल नाइन को देखते हैं जो कि जिया की बातों को सुन के गुस्सा कर रही होती है। तो एमसी जिया से कहता है कि जब हम बाहर निकलेंगे तो मैं तुम्हें एक घर दिलवा दूंगा। तो जिया कहता है कि ठीक है। तो फिर डील होता है और मैं रिप्रोडक्शन फिर से स्टार्ट करता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि जो जिया की तरह और इंसेक्ट होते हैं वो क्लोनिंग करने लगते हैं। और एमसी मेडिटेशन करता हुआ लाइव ग्रोन का और एक्सेलरेशन का यूज करने लगता है, जिससे कि एमसी का रिप्रोडक्शन जल्दी हो जाता है और 30 मिनट में एमसी 108 बग्स को रिप्रोड्यूस कर पाएगा। और उन सारे बग्स का फर्स्ट एवोल्यूशन तुरंत ही हो जाता है। तो एक्सेलरेशन की वजह से उनका एवोल्यूशन भी जल्दी किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और एमसी देखता है कि अब उसके पास बहुत सारे एलिफेंट बग्स आ गए होते हैं। और एमसी अपने बग्स को देखते हुए कह रहा होता है कि लगभग 300 एलिफेंट बग्स रिप्रोड्यूस हो चुके हैं। ये एंशिएंट गॉड का बॉडी ये सचमुच में एक ग्रेट जगह है। और एमसी कहता है कि अगर ये एक सिंगल हार्ट ही ऐसा कर सकता है तो क्या माइंड एरिया और भी ज्यादा अविश्वसनीय है। तभी एमसी देखता है कि लिटिल नाइन जिया को खाने की कोशिश कर रही होती है। तो जिया एमसी से मदद करने के लिए कह रहा होता है। तो एमसी भी लिटिल नाइन को रोकने के लिए कह रहा होता है और एमसी लिटिल नाइन को डांटने लगता है। तो हम लिटिल नाइन को देखते हैं, लिटिल
लाइन रोने लगती है और एमसी से कहती है कि डैडी आप लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज्यादा फेवरेट बना रहे हैं। तो एमसी गुस्सा करते हुए लिटिल नाइन से कहता है कि कैसी बहन अपने भाई को ही खाने की कोशिश करती है। तो लिटिल नाइन रोते हुए कहती है कि मुझे परवाह नहीं है। तभी एमसी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है कि सारे रेड एलिफेंट बग्स मेरे बॉडी के अंदर वापस आ जाओ। और एमसी सोच रहा होता है कि अब ये 300 बग्स मेरे बॉडी के अंदर है तो मेरी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये फीलिंग अब मैं मार्शल गॉड के बराबर ही करने के लायक हो चुका हूँ। और फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो अपने पंच को रेडी करते हुए सबसे कहता है कि अब मैं ट्राई करूंगा कि ये काम करेगा या नहीं, इसीलिए सब लोग हर मोमेंट में रेडी रहना। अगर आशा की एक किरण है तो उसे पार कर लो। तो सब लोग कहते हैं कि हाँ हम समझ गए। तभी सीन चेंज होता है और हमें उस एंशियंट गॉड के बॉडी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। स्वॉर्ड गॉड कह रहे होते हैं कि क्योंकि अब अंदर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, इसीलिए अब इस डिवाइन गॉड के बॉडी के अंदर जाना इम्पॉसिबल है जब तक कि इसे अंदर से तोड़ा ना जाए। लेकिन अंदर के उन छोटे बच्चों को इसे करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी या फिर उनके लिए ये करना इम्पॉसिबल है। तो ओल्ड मास्टर कहते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो स्वॉर्ड गॉड कहते हैं कि हमें हर परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए और अगर कुछ एबनॉर्मल हुआ तो तुरंत ही हमें इस एंशिएंट गॉड के बॉडी को नष्ट करना होगा, वरना फिर ये हमें एक इटरनल केओस के अंदर ले जाएगा। तो जी जुआन के फादर स्वॉर्ड गॉड से कहते हैं कि जी जुआन अभी भी उसके अंदर है। तभी स्वॉर्ड गॉड कहते हैं जी जुआन की लाइफ दक्षिया के अनगिनत नागरिकों के जान से ज्यादा कीमती नहीं है। अगर एंशिएंट गॉड की बॉडी के अंदर से कुछ बाहर निकल आए तो ये एक बहुत बड़ी आपदा हो जाएगी। तभी हमें ओल्ड मास्टर को दिखाया जाता है जो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए जी जुआन के फादर से कहते हैं स्वॉर्ड गॉड वास्तव में देश के लोगों और उसकी सेफ्टी के लिए काम करता है, लेकिन मैं सिर्फ एक बूढ़ा मूर्ख हूँ। चाहे 8वां ट्रांसफॉर्मेशन या फिर 9वां ट्रांसफॉर्मेशन हो, जो कोई मेरे डिसाइपल को छूने की हिम्मत करेगा मैं उससे मौत तक लड़ूंगा। तो स्वॉर्ड गॉड ओल्ड मास्टर से कहता है कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम लापरवाही से काम मत करो। तो ओल्ड मास्टर कहते हैं कि लापरवाही, शायद मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड गॉड भी अपने ऑरा को रिलीज कर रहे होते हैं। तो ओल्ड मास्टर कहते हैं कि लेकिन मैं अगर अपने आप से पूछूं तो कम से कम मैं इस योग्य तो हूँ कि मेरा डिसाइपल मुझे मास्टर कह सके। लेकिन तभी उन लोगों को उस एंशिएंट गॉड के बॉडी से कुछ आवाज आती है तो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी स्वॉर्ड गॉड को कुछ फील होता है और वो शॉक होते हुए सोच रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्या ये हो सकता है। तभी ओल्ड मास्टर स्वॉर्ड गॉड से कहते हैं कि जल्दी करो, वहाँ खड़े मत रहो, अपनी पूरी ताकत से उनकी मदद करो। फिर सीन चेंज होता है, हमें एमसी को दिखाया जाता है। एमसी उस एंशिएंट गॉड के बॉडी पे बहुत ज्यादा पंचेस कर रहा होता है जिसकी शॉक वेव का असर उसके टीममेट्स के ऊपर भी हो रहा होता है। तो जी जुआन अपने टीममेट्स को देखते हुए कह रही होती है कि ये शॉक वेव बहुत ज्यादा हानिकारक है। और जी जुआन अपने सारे टीममेट्स से कहती है कि सब लोग पीछे हट जाओ, इससे पहले कि वो सील टूटे। उन शॉक वेव की वजह से तुम सब घायल हो सकते हो। और गाइस मैं एक बात बता दूं कि ये जो लास्ट वाला चैप्टर है ये बहुत सारे साइट्स पे अवेलेबल नहीं था, तो इसे मैंने एक दूसरी लैंग्वेज वाले साइट से डाउनलोड किया है। तो इस एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी भी हो सकती है, तो तुम लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी के पंचेस की वजह से वो सील टूट जाता है। तो एमसी कहता है जल्दी करो। हमें दिखाया जाता है कि वो एमसी के पंचेस की वजह से जो होल बना होता है वो बहुत जल्दी हील हो रहा होता है। तो एमसी कहता है कि मैं इसे ज्यादा देर नहीं संभाल सकता, ये बहुत जल्दी हील हो रही है, तो जल्दी करो, सब निकलो। और वो होल फिर से बंद होने लगता है। तो एमसी कहता है कि ये बहुत तेज है, अगर ये ऐसा ही है तो चलो फिर से करते हैं। और वो फिर से उसी जगह पे पंच करता है और एमसी उस जगह पे अपने इंसेक्ट सेक्रीफाइस का इस्तेमाल करता है, जिससे की वजह से वहां ब्लास्ट होता है और वो होल फिर से खुल जाता है। तो एमसी कहता है कि ये खुल गया, जल्दी करो। और हम देखते हैं कि जी जुआन एमसी के पावर को देख के बहुत ज्यादा शौक हो रही होती है। तभी एमसी सबसे कहता है कि जल्दी करो, ये चोट लगभग जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी एमसी देखता है कि वो होल फिर से हील हो गया होता है। तो एमसी कहता है कि ये तो पागलपन है, ये इतना तेज क्यों है। लेकिन तभी एमसी देखता है कि वहाँ पे फिर से वो होल बन रहा होता है और इस बार वो एक बहुत बड़ा होल बन रहा होता है। तभी एमसी भी उस होल को देख के शौक हो जाता है। तभी एमसी देखता है कि बाहर से 2 लोग उस एंशिएंट गॉड के बॉडी को काट रहे होते हैं, जिसके वजह से वो गेट खुलता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो 2 लोग और कोई नहीं बल्कि स्वॉर्ड गॉड और ओल्ड मास्टर होते हैं। जी जुआन स्वॉर्ड गॉड को देखते हुए कह रही होती है कि ग्रैंडपा, और इससे हमें ये पता चलता है कि स्वॉर्ड गॉड जी जुआन की ग्रैंडपा है। तभी वो लोग कहते हैं कि जल्दी करो बच्चों, बाहर निकलो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग बाहर निकल जाते हैं
हैं। तभी ओल्ड मास्टर कहते हैं कि जी जुआन और एमसी कहाँ हैं, और हम एमसी के टीममेट्स को देखते हैं जो बाहर निकल के कह रहे होते हैं कि हम बच गए, मुझे लगा था कि हम अंदर ही मर जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी और जी जुआन उस एंशियंट गॉड के बॉडी के अंदर ही होते हैं। तभी उनसे ओल्ड मास्टर कह रहे होते कि वो फिर से हील हो रहा है, जल्दी करो बाहर आओ। तो एमसी बाहर नहीं निकल रहा होता है, तो जी जुआन कह रही होती है कि एमसी तुम भी बाहर चलो, लेकिन एमसी बाहर नहीं जा रहा होता है। तो जी जुआन बाहर जाते हुए एमसी को खींच लेती है और कहती है कि तुम भी मेरे साथ बाहर चलो। तो एमसी जी जुआन से कहता है कि दो लोगों की बाहर निकलने की जगह नहीं है, ये बहुत जल्दी हील हो रही है, तो बेहतर यही होगा कि तुम बाहर जाओ। जी जुआन मना कर रही होती है, तो एमसी सोच रहा होता है कि वो मैं इतना ज्यादा जिद्दी क्यों होती है। तभी एमसी ग्रो ऑफ ऑल थिंग का यूज करता है और अपनी बेलू की मदद से जी जुआन को बाहर निकालने लगता है। जी जुआन भी चिल्लाने लगती है और एमसी से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम भी बाहर निकलो। तो एमसी कहता है कि नहीं, मैं अभी नहीं निकलूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि जी जुआन भी बाहर निकल जाती है और एमसी अंदर रह जाता है और एंशियंट गॉड का बॉडी फिर से हील हो जाता है। तो ओल्ड गॉड कहते हैं कि ये तो पागलपन है। तभी ओल्ड मास्टर कहते हैं कि एंशियंट गॉड की बॉडी तो फिर से हील हो गई, एमसी अभी तक बाहर नहीं निकल पाया है। तभी हम जीजुआन के फादर को देखते हैं जो जीजुआन से पूछ रहा होता है कि बच्चा क्या तुम ठीक हो। तो जीजुआन कहती है कि एमसी अभी भी अंदर है, जल्दी करो, उसकी मदद करो। तो जीजुआन के फादर कहते हैं कि चिंता मत करो, अगर ओल्ड मास्टर और स्वॉर्ड गॉड एक साथ काम करेंगे तो हम उसकी मदद फिर से कर सकते हैं और निश्चित रूप से एमसी को वापस से बाहर ला सकते हैं। तभी हम स्वॉर्ड गॉड और ओल्ड मास्टर को देखते हैं। स्वॉर्ड गॉड ओल्ड मास्टर से कहते हैं कि तैयार हो जाओ, हम ये फिर से करने वाले हैं। तो ओल्ड मास्टर कहते हैं कि तुम्हारी ऑर्डर की जरूरत नहीं है, मैं एक चालाक बूढ़ा आदमी हूँ। तभी वो दोनों कुछ देख के शौक हो जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि वो एंशियंट गॉड का बॉडी चमकने लगता है। तो उस एंशियंट गॉड की बॉडी को देखते हुए ओल्ड मास्टर कहते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि किसी ने ये जानबूझ के किया है, इसका क्या मतलब हो सकता है। तो स्वॉर्ड गॉड कहते हैं कि इसका मतलब ये हो सकता है कि एंशियंट गॉड के बॉडी के अंदर कुछ जागृत हो रहा है और वो इस गॉड के बॉडी के कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकता है। तो स्वॉर्ड गॉड कहते हैं कि अब मुझे डर लग रहा है, चाहे हम कैसे भी सहयोग करें, अब हम इस गॉड के बॉडी को नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो स्वॉर्ड गॉड कहता है कि बकवास, इस पर विश्वास मत करो। और फिर वो ओल्ड मास्टर अपने हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए एंशियंट गॉड के बॉडी पर अटैक करता है। तो ओल्ड मास्टर देखता है कि उसके अटैक का उस बॉडी के अंदर कुछ भी असर नहीं होता है। तो स्वॉर्ड गॉड कहते हैं कि अपने अटैक को वेस्ट मत करो, इस एंशियंट गॉड के बॉडी के अंदर जो बदलाव है वो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, हमने पहले जो प्लान बनाई थी उसका पालन करो। अगर पाया गया कि ये बदलाव बाहरी दुनिया को इफेक्ट कर सकती है तो जल्दी करो, इसे नष्ट कर दो। तो ओल्ड मास्टर कहता है कि कमी नहीं, एमसी अभी भी उसके अंदर है। अभी स्वॉर्ड गॉड दूसरी तरफ जाने लगता है और ओल्ड मास्टर से कहता है कि कुछ भी बेवकूफी भरा मत करो। और ओल्ड मास्टर स्वॉर्ड गॉड का कुछ भी जवाब नहीं देता है। तो हम यूनफाई को देखते हैं और कहता है कि एमसी ने हमारी मदद करने के लिए अपना बलिदान दिया है। तो उसके जो टीममेट्स होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि हाँ, उसने हमारे लिए ही ऐसा किया है, हम सभी जो आज जिंदा है वो उसके कर्जदार रहेंगे। तो फिर सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं जो कि अपने ऑरा को रिलीज कर रहा होता है और एमसी कहता है कि अभी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो हम सबसे पहले इस एंशियंट गॉड के माइंड एरिया में चलते हैं, वहां पर अभी भी एक महान अवसर मेरा इंतजार कर रहा है, उसके दिमाग में एक बढ़िया मौका है प्राचीन देवताओं में से। तभी सीन चेंज होता है और हम उस गॉड को देखते हैं जो स्माइल करते हुए कह रहा होता है कि ये यहाँ है, आखिरकार चारा फंस गया, अगर मुझे ये जीवित शरीर मिल जाए तो फिर से मैं रिबॉर्न हो सकता हूँ। तो वो गॉड हंसते हुए कह रहा होता है कि जल्दी करो, मेरे पास आओ और मुझसे जुड़कर एक हो जाओ। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी उस एंशियंट गॉड के माइंड एरिया में पहुंच गया होता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा गेट होता है। तो उस गेट में कुछ लिखा हुआ होता है जिसे देखकर एमसी कहता है कि तलवार का निशान, इस पे 100 वर्ष बीत गए हैं लेकिन तलवार की शक्ति अभी भी बनी हुई है, ये किस हद तक फैल गया है। तो एमसी कहता है कि इस दरवाजे के पीछे इस एंशियंट गॉड का माइंड होना चाहिए। तो फिर एमसी उस ब्रेन एरिया के गेट को ओपन करता है और अपने इंसेक्ट से छुपने के लिए कह देता है, कहता है कि ये उसका कोई ट्रैप भी हो सकता है, तो तुम लोग छुप जाओ और अगर मैं तुम्हें ना बुलाऊं तो बाहर मत आना। तो हम जिया और लिटिल लाइन को देखते हैं, वो दोनों भी मान जाते हैं। तभी एमसी जैसे ही उस गेट को ओपन करके अंदर जाता है, वहाँ पे और एक गेट होता है जिससे कि एक ग्रीन ओरा और एक साउंड आती है जो एमसी को बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है। तो एमसी कहता है ये आवाज ये क्या है, ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग
तुम्हारे दिमाग में फुसफुसा रहे हैं। और हम देखते हैं कि एमसी के लिए ये संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है, तो एमसी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और एमसी कह रहा होता है कि चुप हो जाओ, कितना ज्यादा शोर है। तभी वो आवाज आना बंद हो जाता है। तो एमसी खड़ा होता है और देखता है कि एक पर्सन एमसी के सामने फ्लाई कर रहा होता है और वो पर्सन असल में वो गॉड ही होता है। तो वो गॉड एमसी से कहता है कि आखिरकार तुम आ ही गए, मैंने काफी समय से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार किया है। तो हम एमसी को देखते हैं जो उसे देख के शौक हो रहा होता है और एमसी कहता है कि यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है। फिर एमसी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो गॉड कहता है कि मैं एंशिएंट गॉड दियोसु हूँ। और वो गॉड एमसी के सामने आने लगता है। तो हम देखते हैं कि वो गॉड एक ब्लू एनर्जी से कवर्ड होता है। तो वो गॉड कहता है कि और मैं तुम हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस गॉड के अंदर से वो ब्लू एनर्जी हट रही होती है। तो वो गॉड एमसी की तरह दिख रहा होता है। तो एमसी उससे पूछता है कि मैं तुम हूँ, इसका क्या मतलब है। तो वो गॉड एमसी के पास आता है और एमसी से कहता है कि मैं तुम हूँ और तुम मैं हो। और असल में इस टाइम पर वो गॉड एमसी का रूप लेके आया होता है। फिर वो गॉड एमसी से कहता है कि चलो भी आओ हम दोनों एक हो जाए और साथ चले। तो एमसी उस गॉड को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। तो एमसी उससे कहता है कि मजाक मत करो। और एमसी अपने हेवन स्प्लिटिंग ब्लेज का इस्तेमाल करते हुए उस गॉड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो गॉड एमसी का अटैक को डॉच नहीं करता है। और वो गॉड स्माइल करते हुए एमसी से कहता है कि हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड सचमुच में ये स्वॉर्ड टेक्निक बहुत अच्छी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो गॉड एमसी के स्वॉर्ड को एक हाथ से पकड़ लेते हैं और वो गॉड एमसी से कहते हैं कि आधुनिक युग में लोग रणनीति के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, वो लोग अब तक विकसित हो चुके हैं। तो एमसी उस गॉड से पूछता है कि क्या तुम भी स्वॉर्ड टेक्निक को प्राप्त कर सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि जो एमसी का ब्लो होता है उसे स्वॉर्ड गॉड एक ही हाथ से तोड़ देता है। तो वो गॉड एमसी से कहता है कि मूल्य शक्ति मेरे पास बहुत कम बचा है, तुम अभी भी मुझे मजबूर करोगे। एनर्जी की और एक बर्बादी सचमुच क्रोधित करने वाला है, और अगर नहीं तो इसीलिए तुम्हारा शरीर उपयोगी है। मैं सबसे ज्यादा क्रूर तरीका अपनाऊंगा, तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। तो हम एमसी को देखते हैं जो उस गॉड के टेक्निक को देख के बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है और एमसी सोच रहा होता है कि ये तो बहुत अजीब है, ये कम से कम 9 ट्रांसफॉर्मेशन का होना चाहिए था। और एमसी उस गॉड को देखते हुए कह रहा होता है कि इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि स्वॉर्ड गॉड भी यहाँ पे मारे जाते, लिटिल इंसेक्ट्स को छोड़ना बहुत बुरी बात है, शायद ये सब सामने आ गया। तभी एमसी कहता है कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एमसी जिया और लिटिल नाइन और बाकी सारे इंसेक्ट से बाहर आने के लिए कह देता है। अभी एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि बुरी बात यह है कि हमारा संपर्क कैसे टूट गया। तभी वो गॉड एमसी के पास आ जाता है और एमसी से कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और वो गॉड एमसी को पकड़ लेता है और कहता है कि चलो इस बात को खत्म करते हैं। और वो गॉड एमसी को मार देता है और अपने हाथ को एमसी के शरीर के आर पार कर देता है। तो एमसी भी चीख रहा होता है। तो वो गॉड कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूंगा। और एमसी के साथ साथ वो गॉड भी ट्री ऑफ ऑल थिंग के पास पहुंच जाता है और हमें ट्री ऑफ ऑल थिंग को दिखाया जाता है, उसमें एक रेनबो कलर का फ्रूट लगा होता है। तो गाइस हमारा आज का एपिसोड यहीं तक था। और गाइस लास्ट के एक चैप्टर में एक्सप्लेनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं जिस साइट से मांगा रीड करता हूँ उसमें इस सीरीज के 38 चैप्टर ही अवेलेबल थे, लेकिन एक बंदे ने कमेंट किया था कि इसके 39 चैप्टर रिलीज हो चुके हैं। तो मैंने एक चैप्टर को बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद ढूंढा, लेकिन मुझे वो दूसरी लैंग्वेज में मिला, इसीलिए मैंने उसे किसी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। तो फिलहाल मैंने इसके सारे लेटेस्ट चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया है, इसीलिए सब लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।